जो तुम आज सोचो उसे कल करके दिखाओ। जो तुम आज सोचो उसे कल करके दिखाओ। अगर गरीबी दलदल है तो उसे तरकर दिखाओ। अरे दुनिया तो इज्जत करती है पुराने नोटों की भी। दुनिया तो इज्जत करती है पुराने नोटों की भी। पहले नोटों की तरह बाजार में चलकर दिखाओ। बाजार में चलकर दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपके प्यारे चैनल ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं। अगर आपको मोटिवेशन की जरा से भी जरूरत होती है तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको ऐसी वीडियो जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी, ऐसी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हमने सारे सिंपल टेंस पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पढ़ लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कुछ सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, जैसे रीता पढ़ रही होगी, श्याम उसे कल मार रहा होगा, हम विद्यालय जा रहे होंगे। तो ऐसे कुछ सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन आप लोग कैसे करेंगे या ट्रांसलेशन करने में क्या गलतियां करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग का आज टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, या सेंटेंस को देख के हम लोग कैसे जानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हम लोग जानेंगे कैसे, इसके लिए मैंने आपको पहचान में आपको बता रहा हूँ। पहचान में अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो बिल्कुल दोस्तों हमें जान लेना चाहिए कि वो हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यही पहचान है कि वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आते हैं। ये हमने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो ट्रांसलेशन में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अफर्मेटिव जो हमारा सिंपल तरीके से होता है उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि अगर कोई भी ट्रांसलेशन करना है तो हिंदी का जो कोई भी वाक्य है उसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो किन शब्दों को कहाँ रखेंगे उसके लिए हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो स्ट्रक्चर में हमने बताया सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या, विल या शैल। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, विल या शैल, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम लोग बी, एक ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग यूज करते हैं, मतलब इसके साथ विल बी या शैल बी ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं वर्ब प्लस आईएनजी या आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं और जो भी चीजें बच जाती है उसको हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद से मतलब एक्सेप्ट। इसके बाद हम बात करेंगे नियम की, कि क्या नियम यूज करेंगे हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए। तो जो सबसे पहला नियम मैं बताता हूं आपको, कि शब्दों को हमेशा स्ट्रक्चर के अनुसार ही रखेंगे। अगर कोई भी शब्द हमने सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देते हैं कि शब्दों को स्ट्रक्चर के अनुसार ही रखा जाता है। दूसरी बात करेंगे नियम की, तो इसमें आई या वी ऐसे दो सब्जेक्ट हैं, जिसके साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। बाकी चाहे जो भी सब्जेक्ट हमारे आ जाए उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल बी। क्या यूज करेंगे, विल बी। सबसे जरूरी चीज हम लोग को ध्यान देने वाली बात है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, कि अगर आई या वी आता है तो उसके साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। और इन दोनों के अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट आता है, कोई भी कर्ता आ जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग क्या यूज करेंगे, विल बी। और उसके बाद जो तीसरा नियम हमारा है कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा V4 मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, जिसको वर्ब प्लस आईएनजी बोला जाता है, या जिसको आईएनजी फॉर्म हम लोग बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म हम लोग बोलते हैं वर्ब का। तो ये कुछ नियम थे जिसको मैंने बताया इजिली। और वर्ब में आईएनजी किस प्रकार जोड़ते हैं इसके लिए हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता दिया था। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप जाके वो वीडियो दे सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो यहाँ का आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे होंगे, जैसे पहला सीता पुस्तक पढ़ रही होगी, हम सब गाना गा रहे होंगे, तुम अपने मित्र के घर डांस कर रहे होगे, वे सब स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, मैं मछली मार रहा हूँ, वह झूठ बोल रहा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे। आप चाहे तो स्नैपशॉट अभी ले लीजिए, जब मैं बता लूंगा तो आप लोग मैच करा लीजिएगा।
तो चलिए शुरू करता हूं। पहला मेरा सेंटेंस है कि सीता पुस्तक पढ़ रही होगी। सीता पुस्तक पढ़ रही होगी। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा नियम क्या कहता है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल लगेगा, उसके बाद उसमें बी लगेगा, प्लस उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्लस जो भी चीजें बचती है हम लोग लिख देंगे। तो उस नियम के अनुसार से हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मैंने बता दिया था, आपको हर बार बताता हूँ कैसे पता करना है कि किसी भी सेंटेंस में कौन लगा के पूछ लीजिए, जो उत्तर मिले वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो कौन पुस्तक पढ़ रही होगी? सीता पढ़ रही होगी, तो सीता हमारा हो गई सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमारा नियम कहता है कि हमारा विल भी लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि दो सब्जेक्ट जो आई और वी है उसको छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम लोग क्या लगाएंगे? विल भी लगाएंगे। केवल आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? शैल भी। तो इसके साथ हम लोगों ने सीता विल भी लगा दिया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। तो पढ़ना का होता है रीड, पढ़ना का होता है रीड, उसके बाद आईएनजी उसमें लगा दिया रीडिंग। सीता विल बी रीडिंग अ बुक। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि ई कैसे आईएनजी कैसे जुड़ता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है कि हम सब गाना गा रहे होंगे, हम सब गाना गा रहे होंगे। हम सब हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका लिख दे वी, और वी के साथ हमने बताया था क्या लगेगा? शैल बी। तो वी शैल बी। अब गाना गाने को होता है सिंग। क्या होता है? सिंग। सिंग हो गया। अब उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? सिंगिंग। तो वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है तुम अपने मित्र के घर डांस कर रहे होगे। तुम अपने मित्र के घर डांस कर रहे होंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है? तुम है, तो तुम का होता है यू। अब उसके बाद क्या है? विल भी लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा नियम स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हमारा जस्ट क्या लगेगा? विल बी। तो यू विल बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब डांस करना का होता है अंग्रेजी डांस, DANCE। अब चूंकि आईएनजी लगाना है तो मैंने नियम बताया था कि ई हटा के क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो यू विल बी डांसिंग। अब कह रहे हम अपने मित्र के घर, अपने मित्र के घर, एट योर फ्रेंड्स होम, एट योर फ्रेंड्स होम, एट योर फ्रेंड्स होम। ये हो गया, तुम अपने मित्र के घर डांस कर रहे होगे। यू विल बी डांसिंग एट योर फ्रेंड्स होम। चौथा एग्जाम्पल हमारा है कि वे सब स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे। वे सब स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे। देखिए इसका कैसे बनेगा बिल्कुल इजीली तरीके से कि वे सब स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है। तो कौन नहा रहा है? वे सब नहा रहे हैं। तो वे सब की अंग्रेजी क्या होती है? दे। तो दे यहाँ हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल बी। दे विल बी, दे विल बी, दे विल बी हमारा हो गया, दे विल बी। अब इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चूंकि नहाना का होता है टेकिंग बाथ। टेक अ बाथ मतलब नहाना होता है, चूंकि उसमें आईएनजी जोड़ना है तो टेकिंग। टेक अ बाथ होता है हमारा नहाने का, टेक अ बाथ। टेक अ बाथ हमारा होता है नहाने का, और BOTH, सॉरी BATHE, टेक अ बाथ। तो दे विल बी, टेक की जगह हम लोग देंगे टेकिंग। क्यों? क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो वे विल बी टेकिंग, दे विल बी टेकिंग अ बाथ इन स्विमिंग पूल, इन स्विमिंग पूल, इन स्विमिंग पूल। वे सब स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे। दे विल बी टेकिंग अ बाथ इन स्विमिंग पूल। अगला है कि मैं मछली मार रहा हूंगा, मैं मछली मार रहा हूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लगाते हैं आई, क्योंकि मैं की अंग्रेजी होती है आई, और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आई के साथ हमारा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, शैल बी, आई शैल बी। अब मछली मारना का एक अंग्रेजी होता है फिशिंग। क्या होता है? फिशिंग। चाहे हम लोग लिख देंगे आई शैल बी फिशिंग, आई शैल बी फिशिंग। मछली मारना का अंग्रेजी होता है फिशिंग। तो आई शैल बी फिशिंग। और अगला जो हमारा वाक्य है, ये हमारा एग्जाम्पल ये है कि वह झूठ बोल रहा होगा, वह झूठ बोल रहा होगा। तो चूंकि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट मतलब कौन है? वह। चूंकि यहाँ रहा होगा तो ये फीमेल मेल है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अभी के साथ क्या लगेगा? शैल बी, ही शैल, सॉरी ही के साथ लगेगा विल बी, ही के साथ क्या लगेगा? विल बी। तो ही विल बी। अब झूठ बोल रहा होगा, तो झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, टेल अ लाई। लेकिन मैंने बताया कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो टेल में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा?
दे विल बी टेलिंग अ लाई, दे विल बी टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा होगा। ही विल बी टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोल रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आज हम अब लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे उसको हम सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँगा, वो उसे नहीं मार रही होगी, तो ये सब सेंटेंस होता है नेगेटिव में। तो उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, बहुत इजीली है। और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर मतलब किस प्रकार से हम शब्दों को रखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद हमारा विल या शैल लगेगा, उसके बाद ये नॉट जो है ये हमारा जो विल और बी, जो हमारा विल शैल और उसके बाद जो वी लगता है उसके बीच में लगेगा, मतलब विल या शैल के बाद हमारा जो है वो नॉट लगता है। तो उसके बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग बी लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग जो भी चीजें बचता है उसको हम लिख देते हैं। तो मेनली यही स्ट्रक्चर है, इसमें बस यही एक नया नियम ऐड हुआ है कि इसमें जो नॉट है वो विल या शैल के बाद लगेगा। तो हमारा जो नियम कहता है कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को ही ध्यान में रख के शब्दों को रखेंगे, और दूसरा जो मैंने नियम बताया कि नॉट को जो है वो विल या शैल के बाद तथा वी के बीच में रखते हैं, विल या शैल तथा वी के बीच में लगाते हैं, मतलब विल शैल के बाद हम लोग लगा देते हैं, जैसे कि विल नॉट बी और या शैल नॉट बी, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। जैसे राधा आम नहीं तोड़ रही होगी, हम सब पार्क नहीं जा रहे होंगे, तुम इस समय कल बाजार नहीं जा रहे होगे, मैं बच्चों को गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा कुछ सेंटेंस है, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले लो और बाद में जब मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग एक बार मैच करा लेना अपने से बना के। तो चलिए पहला एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, राधा आम नहीं तोड़ रही होगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो राधा हमने यहाँ पे लिख दिया राधा। उसके बाद हमारा क्या नियम कहता है कि विल या शैल लगेगा, क्योंकि राधा के साथ हमारा विल लगेगा, राधा विल। उसके बाद या इसमें नहीं आ गया है तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, राधा विल नॉट बी। तोड़ना का अंग्रेजी होता है, अगर कोई चीज तोड़ रहा है तो ब्रेक होता है, लेकिन जब फल वगैरह तोड़ने की बात होती है तो प्लक होता है, PLUCK। तो राधा विल नॉट बी, चूंकि हमारा आईएनजी फॉर्म लगेगा तो इसमें आईएनजी हम लोग लगा देंगे। तो राधा विल नॉट बी प्लकिंग द मैंगो, और मैंगो लिखिए चाहे द मैंगो लिखिए। तो राधा विल नॉट बी प्लकिंग द मैंगो। दूसरा हमारा सेंटेंस है कि हम सब पार्क नहीं जा रहे होंगे, हम सब पार्क नहीं जा रहे होंगे। हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा वो हम सब है, और हम सब की अंग्रेजी होती है वी हम लोगों ने पहले लिख दिया। वी के साथ हम लोग लगाते हैं शैल, मैंने बताया आपको, वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, शैल। तो वी शैल लगा दिया, उसके बाद हम लोग इसमें नहीं आ गया तो उसके लिए क्या लगाएंगे, नॉट। तो वी शैल नॉट, सॉरी नॉट दो बार हो गया, तो वी शैल नॉट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे बी। तो वी शैल नॉट बी, चूंकि जाना होता है गो, क्या होता है गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे गोइंग। तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू पार्क, चूंकि पार्क है तो टू पार्क। तो वी हम सब बाजार नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू पार्क। अगला हमारा सेंटेंस है कि तुम इस समय कल बाजार नहीं जा रहे होंगे, तुम कल इस समय बाजार नहीं जा रहे होगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया यू। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया आपको कई बार कि कौन लगा लेंगे सब सेंटेंस में। तो कौन बाजार नहीं जा रहा होगा, तुम, तो तुम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यू लगा दिए, उस यू के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा नियम कहता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा विल लग जाएगा। उसके बाद अगर इसमें नहीं आ गया तो इसके लिए हम लोग नॉट यहाँ पे लगा देंगे। तो यू विल नॉट, उसके बाद हम लोग यहाँ वी लिख देते हैं, यू विल नॉट बी। उसके बाद जाना का होता है गो, इसमें गोइंग लगा दिए। तो यू विल नॉट बी गोइंग टू, उसके बाद कहाँ पे, बाजार की बात हो रही, टू मार्केट, टू मार्केट। तो यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। एक चीज बच गया, टुमारो, सॉरी कल बच गया, कल की अंग्रेजी इसमें लिखेंगे टुमारो। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर टुमारो लिखेंगे, स्टरडे क्यों नहीं लिख सकते। तो दोस्तों जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें हमेशा हम लोग टुमारो ही यूज करेंगे कल के सेंस में। तो तुम इस समय कल बाजार नहीं जा रहे होगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो
एट दिस टाइम, इस समय की बात हो रही है, ये बच गया हमारा। तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ये हमारा हो गया। यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो एट दिस टाइम। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि मैं बच्चों को गणित नहीं पढ़ा रहा हूँगा, मैं बच्चों को गणित नहीं पढ़ा रहा हूँगा। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। उसके बाद आई के साथ लगेगा शैल, हमारा आई शैल। चूंकि इसमें नहीं आ गया तो हम लोग नॉट लिखेंगे, तो यू शैल नॉट बी लगा देंगे। इसके बाद यू शैल नॉट बी। अब पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, पढ़ाई की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होना करना है। तो यू शैल नॉट बी टीचिंग मैथ, गणित है ना, तो यू शैल नॉट बी टीचिंग मैथ। मैथ के बाद बच्चों को, टू स्टूडेंट्स या टू चिल्ड्रन, सॉरी, मैं बच्चों को गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी होगी आई शैल नॉट बी टीचिंग मैथ टू चिल्ड्रन। ये हमारा हो गया कुछ एग्जाम्पल और नियम। आप चाहो तो इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और किस प्रकार से हम लोग का ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे या क्या नियम होते हैं। तो हम, जैसा कि मेरा नियम है, मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। तो अगर हमारे हिंदी के वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नसूचक शब्द, जैसे कौन, किसे, कब, क्या, तो ये हमारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। अगर ये आता है तो उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको QW क्वेश्चन वर्ड से दिखाया है, ये मतलब हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है अगर हिंदी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तब। उसके बाद हम लोग विल या शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं अगर नहीं आता है तब। अगर निगेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। वी के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? नॉट। उसके बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो भी चीजें बचती है हम लोग उसको लिख देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगता है और नॉट अगर है तो नॉट लगेगा, प्लस बी लगेगा, प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी चीजें बचेंगी उसके बाद लिख दिया जाता है। तो इसमें क्या नियम होता है इसको हम लोग मैं आपको बताऊंगा इसको क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नियम है उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हिंदी वाक्य में अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है। अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है, कि जैसे क्या राम खेल रहा होगा, क्या सीता पढ़ रही होगी, क्या मैं तुम्हें मार रहा हूँगा। तो अगर ये सब शब्द जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं हिंदी में जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, तो उसके लिए हम लोग जस्ट क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है उसको सेंटेंस में सबसे पहले लिख दिया जाता है। और इसके लिए हम लोग वाट नहीं लगाते, इसके लिए हम लोग वाट नहीं लगाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, जैसे क्या वो पढ़ रहा होगा, तो इसके लिए हम लोग वाट नहीं लगाते हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया जाता है। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नसूचक शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में सबसे पहले उनको लिख दिया जाता है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में आपको बता दिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम हमारा क्या है कि अगर हिंदी में नहीं शब्द आता है, जैसे निगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे क्यों मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँगा, या राधा क्या नहीं बना रही होगी। तो अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें नहीं शब्द आ जाता है तो उसके लिए नॉट को हम लोग कहाँ लगाते हैं, बी के जस्ट पहले हम लोग नॉट लगा देते हैं। तो ये हमारा तीसरा नियम हो गया। और चौथा नियम, जैसे कि मैं हर निगेटिव सेंटेंस में बताता हूँ हर टेंस के, ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है और ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि अगर कोई भी सेंटेंस में हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज, ये सब हमारे प्रश्न सूचक शब्द है, अगर ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है कि उसके जस्ट बाद उससे संबंधित नाउन को लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब हमारे कुछ नियम है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है।
तो आप लोग चाहे तो स्नैपशॉट ले लीजिए अपना नोट्स बनाने के लिए। इसके बाद में आपको कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। So friends, now we will proceed and we will learn how to translate the interrogative sentences in future continuous tense। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है, क्या नियम लागू होते हैं, इसके हमने सीख लिया है। अब उसको अप्लाई करके हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख लिए हैं, आप एक स्नैपशॉट अभी ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम उसे मार रहे होगे, क्या वे सब अपने खिलौने से नहीं खेल रहे होंगे, वह बच्चा क्या मांग रहा होगा, हम सब क्यों गाना सुन रहे होंगे, मैं अपना जन्मदिन कैसे मना रहा हूँ, वो बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा होगा, और तुम सब अपने चाचा से बंदूकें क्यों छीन रहे होंगे। ये सब कुछ सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूंगा तो बिल्कुल आपको इजी लगेगा। बिल्कुल क्या करना है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना है और स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको ट्रांसलेशन करना है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग सबसे पहले अपना ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, क्या तुम उसे मार रहे होगे। ये स्पेशल केस मैंने बताया था कि अगर क्या आ जाए हिंदी शब्द में, हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाए तो उसके हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, विल हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारा नियम कहता है, उसके बाद हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो विल यू हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि विल के बाद क्या लगेगा, यू। विल यू बी उसके बाद हमारा क्या लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी। तो मारने की अंग्रेजी होती है बिट। क्या होता है, बिट। अगर ऐसे मारते हैं, अगर जान से मारते हैं तो किल होता है, ठीक है। तो विल यू बी, फिर बिट हो गया, फिर बिट में आईएनजी लगा दी, बीटिंग हो गया। तो विल यू बी बीटिंग उसे, टू हिम। क्या तुम उसे मार रहे होगे, विल यू बीटिंग हिम, विल यू बी बीटिंग हिम। यहाँ पे टू नहीं लगेगा। क्या तुम उसे मार रहे होगे, विल यू बी बीटिंग हिम। अब आ गया हमारा अगला सेंटेंस, क्या है, क्या वे सब अपने खिलौने से नहीं खेल रहे होंगे, क्या वे सब अपने खिलौने से नहीं खेल रहे होंगे। इसका कैसे बनाएंगे, इसमें भी क्या सबसे पहले है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, वे सब की अंग्रेजी होती है दे, उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल हमारे यहाँ लग गया। विल के बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा क्या, दे, विल दे। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे नहीं भी आ गया है, क्या आ गया है, नहीं। तो मैंने बताया था कि नहीं को कहाँ लिखेंगे, नॉट इसकी जो अंग्रेजी है उसको कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद है विल के पहले। तो विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी। अब खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। तो विल दे नॉट बी प्ले, चूंकि आईएनजी फॉर्म लगेगा तो क्या हो गया, प्लेइंग। तो विल दे नॉट बी प्लेइंग विथ, अपने खिलौने से। अब चूंकि दे है तो इसका अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर, विथ देयर टॉयज, विथ देयर टॉयज। ये हो गया, क्या वे सब अपने खिलौने से नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग विथ देयर टॉयज। अगला हमारा जो सेंटेंस है कि वह बच्चा क्या मांग रहा होगा, वह बच्चा क्या मांग रहा होगा। ये क्या हमारा बीच में आ गया, तो ऐसी गलती मत करिएगा कि पहले केवल आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। अगर हिंदी सेंटेंस में अगर क्या बीच में आए तो उसके लोग क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, वाट। अब उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो वाट विल यहाँ लग गया, वह बच्चा, दैट चिल्ड्रेन, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्योंकि कैसे पता करेंगे, क्योंकि कौन लगा के पूछेंगे, तो पूछेंगे कौन क्या मांग रहा होगा, तो वह बच्चा क्या मांग रहा होगा, तो वह बच्चा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो व्हाट विल दैट चाइल्ड, इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बी। हमारा स्ट्रक्चर कहता है इसके बाद क्या लगाएंगे, बी। तो व्हाट विल दैट चाइल्ड बी आस्किंग, मांगना का होता है आस्किंग फॉर, क्या मांग रहा होगा। अगर कुछ मांगते हैं तो हम लोग आस्क फॉर लगाते हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आस्क में आईएनजी जोड़ देंगे तो आस्किंग फॉर। तो वह बच्चा क्या मांग रहा होगा, व्हाट विल दैट चाइल्ड बी आस्किंग फॉर। चौथा हमारा जो सेंटेंस है वो है, हम सब क्यों गाना सुन रहे होंगे। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्यों आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी सबसे पहले अंग्रेजी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वाई,
क्यू की अंग्रेजी वाई हो गया। अब वाई अगर हमारा हम सब हो गया सब्जेक्ट, तो हम सब सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो वाई शैल, वाई शैल। अब हम सब की अंग्रेजी क्या हो गया, वी, तो वाई शैल वी। अब उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, हमारा स्ट्रक्चर कहता है उसके बाद बी लगेगा, क्योंकि निगेटिव है नहीं, तो वाई शैल वी बी। अब गाना सुनने का होता है लिसनिंग, गाना सुनने क्या होता है, लिसनिंग, लिसनिंग और सॉन्ग। ये हमारा हो गया, हम सब गाना क्यों सुन रहे होंगे, वाई शैल वी बी लिसनिंग अ सॉन्ग। अगला हमारा जो सेंटेंस है, मैं अपना जन्मदिन कैसे मना रहा हूँगा, मैं अपना जन्मदिन कैसे मना रहा हूँगा। कैसे हमारा है क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी हो गई हाउ, इसको सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद मैं के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब शैल, तो हाउ शैल। अब उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट आई, हाउ शैल आई। उसके बाद बी, हाउ शैल आई बी। अब मनाना होता है सेलिब्रेट, क्या होता है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा तो सेलिब्रेटिंग हो गया। तो हाउ शैल आई बी सेलिब्रेटिंग, आई का जो आई के लिए जो अपना की अंग्रेजी होगी वो क्या हो जाएगा, माई। तो हाउ शैल आई बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, माई बर्थडे। तो मैं अपना जन्मदिन कैसे मना रहा हूँगा, हाउ शैल आई बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। ये हो गया। तो अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि वह बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा होगा, वह बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा होगा। क्योंकि ये कितना आ गया क्वेश्चन वर्ड हमारा, तो इसका हम लोग अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मच। क्या लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच। अब ये हमारा हाउ मच आ गया, तो आप लोग ध्यान रखिए कि हमारा क्या आ गया, स्पेशल वाला केस। तो इसमें क्या करना है, इससे जस्ट रिलेटेड नाउन लिखना है। अगर आपको सब परेशानी हो कि कैसे लिखना है, तो हिंदी में जो जस्ट इससे सटा हुआ है, जैसे कितना पैसा, कितना पैसा, तो इससे जस्ट जो सटा हुआ है उससे रिलेटेड नाउन वो हो गया। तो हाउ मच के बाद पैसे की हो जाएगी अंग्रेजी क्या, मनी, हाउ मच मनी। अब हाउ मच मनी हो गया। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे वो है, तो उसके तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल। तो हाउ मच मनी विल। अब इसके बाद हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तो हाउ मच मनी विल ही, हाउ मच मनी विल ही। अब जमा कर रहा होगा, तो जमा करने की अंग्रेजी होती है डिपॉजिट, डिपॉजिट, डिपॉजिट होती है। चूंकि हमारा वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, तो यहाँ पे ई हटा के हम लोग आईएनजी लगा देंगे, वो ई हटा के आईएनजी लगा देंगे। अगर आपको आईएनजी लगाने में दिक्कत होती हो, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया है कैसे लगेगा। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाउ मच मनी विल ही डिपॉजिटिंग। अब बैंक में बच गया हमारा, क्या बच गया, बैंक में, इन द बैंक, इन द बैंक, इन द बैंक। ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो वह बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा होगा, हाउ मच मनी विल ही डिपॉजिटिंग इन द बैंक। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। अगला जो हमारा सेंटेंस है, तुम सब अपने चाचा से बंदूकें क्यों छीन रहे होगे, तुम सब अपने चाचा से बंदूकें क्यों छीन रहे होगे। मैं 2 बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है, तो अगर आप रिवाइज करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें मैंने पढ़ा, तो इसमें मुझे मिला कि जो क्वेश्चन वर्ड क्यों है, इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई को हमने लिख दिया सबसे पहले। अब क्या लिखेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा तुम सब है, तो तुम सब के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा क्या लगेगा, विल। तो वाई विल। अब इसके बाद हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट, वाई विल यू। अब उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगाएगा, वी लगेगा। क्या लगेगा, बी। सॉरी, ये जो मैंने ऊपर जो ट्रांसलेशन आपको बताया था, हाउ मच मनी विल ही बी, इसके बाद विल के बाद हाउ मच मनी विल ही के बाद हमारा बी लगेगा। अब हमारा जाके ये सही हो गया, इसको मैं थोड़ा और सही से लिख देता हूं। तो हाउ मच मनी विल ही बी डिपॉजिटिंग, विल ही बी डिपॉजिटिंग इन द बैंक, क्योंकि बी हमारा छूट गया था। तो वाई विल यू बी, तुम सब अपने चाचा से बंदूकें क्यों छीन रहोगे, तो वाई विल यू बी। अब इसके बाद हमारा क्या लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो छीनना की अंग्रेजी होता है स्नैच, स्नैच होता है। कोई चीज अगर झपट्टे से छीनते हैं तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है, स्नैच।
तो वाई विल यू बी स्नैच, स्नैच में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा स्नैचिंग। तो वाई विल यू बी स्नैचिंग गन, वाई विल यू बी स्नैचिंग गन, वाई विल यू स्नैचिंग गन। ये हो गया कि वाई विल यू स्नैचिंग गन। अब अपने चाचा से वाई विल यू स्नैचिंग गन फ्रॉम योर अंकल, फ्रॉम योर अंकल। तो ये हमारा हो गया कि तुम सब अपने चाचा से बंदूकें क्यों छीन रहे होगे। यहाँ गन्स लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे बंदूकें हैं, अगर एक बंदूक होती तो गन होता। तो तुम सब अपने चाचा से बंदूकें क्यों छीन रहे होंगे, तो वाई विल यू बी स्नैचिंग गन्स फ्रॉम योर अंकल। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और अपने से भी कुछ सेंटेंस बना के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मेरा रूटीन है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कौन सी गलतियां हम कंपटीशन में करते हैं, या कौन सी बातों को हमें ध्यान देना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं बताता हूं। दोस्तों, मैं आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी चर्चा करूंगा, प्रश्न की भी चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा अलग। मैं आज प्रश्न पूछूंगा या प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने सरकार से या उस मीडिया से जो कि हमारे जो युवा छात्र हैं, जो बेरोजगार छात्र हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उसके मुहिम को क्यों दबाना चाहती है, क्यों उसको दिखा नहीं रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी जो मीडिया होती है उसको लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है, जो डेमोक्रेसी का जो होता है वो चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। लेकिन आज हमारे देश की जो मीडिया है वो हमारे देश की जो बहुत बड़ी समस्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है, उसको न दिखा के मीडिया केवल उन चीजों को दिखाती है जिससे उसको टीआरपी मिले, जिससे उसके लिए लोकप्रियता बढ़े, या वो कह सकते हैं कि उन चीजों को, उन मुद्दे को ही दिखाना चाहती है जिसमें मिर्च मसाला लगा के उसको ज्यादा बड़ा करके दिखाया जा सके। जो हमारे देश की जो मुख्य मुद्दाएं होती हैं, जो मुख्य समस्या होती है, उस पर न चर्चा होती है, न बहस होती है, न किसी से प्रश्न होता है। बेरोजगारी हो गया, रोजगार हो गया, प्रतियोगी छात्र हो गए, युवा की क्या मांग होती है, इन सब विषयों पे कभी भी किसी न्यूज पे आपने चर्चा नहीं देखा होगा। और सरकार के बारे में मैं क्या ही बात करूं, सरकार तो अपने ही धुन में मस्त है। हमारे देश की युवा जो है, हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो हमारे देश के आम नागरिक है, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या हमारे देश में क्या मुख्य समस्या चल रही है, या हमारे देश की युवा क्या मांग कर रही है, इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान है। ऐसा लग रहा है उनके कान पर जरा भी जू नहीं रेंग रहा है। दोस्तों, प्रतियोगी छात्र या हमारे जो बेरोजगार छात्र हैं, जो तैयारी करने जाते हैं प्रतियोगिता के लिए, किसी सरकारी वैकेंसी के लिए, कहीं फॉर्म भर के सालों साल इंतजार करते हैं, कुछ लोग परीक्षा देकर रिजल्ट का इंतजार करते हैं, कुछ लोग रिजल्ट के आने के बाद, सिलेक्शन के बाद फिर वहां पे जो है ज्वाइनिंग के लिए इंतजार करते हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं एक प्रतियोगी छात्र के लिए। दोस्तों, अगर एक तैयारी करने गया छात्र अगर 1 साल के लिए भी वैकेंसी रुक जाती है, या कोई समस्या हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो उसके लिए ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सभी छात्रों ने एक मुहिम चलाई थी, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ये मुहिम ट्विटर पर चलाई गई थी और विश्व में सबसे नंबर 1 पे थी। और इस मुहिम को जारी भी रखे हैं और अभी जारी भी रखना है, क्योंकि हमें थोड़ी सफलता मिली है। और ये बात अभी सरकार को ज्यादा पता नहीं चल पाई है, सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, उसे तो लग रहा है कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो देश की मीडिया है ये बिल्कुल अपने जो हम इसका मूल कर्तव्य है उसको भूल चुकी है। कल पूरे दिन भर जो हमारे ट्विटर पे जो संघर्ष चला है उसको किसी भी न्यूज चैनल पे बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया। दोस्तों, ये हमारी मीडिया की सबसे बड़ी नाकामयाबी है या सबसे बड़ी कमी है कि वो हमारे देश के मुख्य मुद्दा को नहीं दिखा रही है। दोस्तों, हमें संघर्ष करना है और संघर्ष करते रहना है जब तक हमें सफलता नहीं मिलती। मैं आज इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूं कि जो हम लोग की मुहिम है, जो एक बेरोजगार की मुहिम है, जो कि युवा की मुहिम है, उसको आगे तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, मीडिया तक पहुंचाए, ताकि उनकी जो आवाज है बुलंद हो सके। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हाँ साहब, बेरोजगार हैं हम। और एक बेरोजगार छात्र की गुस्सा और उसका जो दुख तकलीफ है उसको मैंने उस कविता के माध्यम से उसमें पेश किया हुआ है। आप लोग जाके देख सकते हैं और उसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके और हमारी मीडिया और सरकार इसके बारे में संज्ञान ले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।